हाँ तो भाई क्या हालचाल है। हेलो। और आपकी चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की नदियाँ, और नदियों में हम कंप्लीट करने वाले हैं आज बंगाल की खाड़ी की जितनी भी नदियाँ बच रही है वो। और हम स्टार्ट कर देंगे आज अंतः प्रवाह की नदियाँ भी। और नदियाँ हम एक दो क्लास के अंदर ख़त्म करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी भी जल्दीबाजी के चक्कर में हम फैक्ट्स छोड़ें, चीज़ें छोड़ें, और उसको सरल तरीके से पढ़ने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे। तो आपने बनास नदी पढ़ ली थी लास्ट क्लास के अंदर। आज आप हेडिंग डालेंगे नई नदी के साथ में, जो कि बनास की ही एक सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है, बेड़च, या फिर इसका नाम क्या है, आयड़, या फिर मैं उल्टा लिख दूं, पहले इसका नाम क्या था, आयड़। आयड़ या आहड़ एक ही नाम है वैसे तो। आयड़ नदी है, और या फिर इसका नाम क्या है, बेड़च। देखिए वैसे तो ये सहायक नदी है किसकी, बनास की। क्योंकि बनास नदी जाती है कहाँ पे, चंबल में, और चंबल नदी कहाँ पे जाती है, यमुना में, और यमुना गंगा में, गंगा ये सब कहाँ जाती है। इतना एक अजीब सा नेटवर्क है, इसने इसको पास किया, इसने उसको पास किया। जैसे रिले दौड़ जो होती है ना, उसके अंदर वो एक पास करते हैं एक दूसरे को। खैर जाने दीजिए, हमें मतलब है, अगर हम चंबल को पढ़ रहे हैं, बनास की बे ऑफ बंगाल की रिवर, और हम जब बनास को पढ़ रहे हैं, तो आयड़ ने आपका क्या बिगाड़ा है। आयड़ का पानी भी जाता तो उधर ही है, उसके अंदर, बंगाल की खाड़ी में। तो हम इस नदी के बारे में स्टार्ट करते हैं, वही सब चीज़ें हैं, कैसे क्या ओरिजिन होता है, कहाँ से, ये स्टार्टिंग की तीन चार चीज़ें तो फिक्स है भाई। तो आप लगाना ओरिजिन। ओरिजिन के बाद में आप लिखना कन्फ्लुएंस। ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम, कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, संगम। और उसके बाद में इसकी लेंथ भी देख लेते हैं। इस वाली नदी की लेंथ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ। कैचमेंट एरिया। तो ये सब चार एक बातें करेंगे इस नदी के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में ये देखा था कि बनास नदी जो निकलती है, वो उसके नीचे एक नदी निकलती है गोगुंदा के हिल्स, उदयपुर में निकलती है ये गोगुंदा के हिल्स से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गोगुंदा हिल्स, या फिर गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। तो ये चीज़ आप सिंपली लिख लेंगे। उसके बाद में इसका संगम किस में हो जाता है, तो संगम बिगोद में होता था भाई, आपको पता ही है। इसके साथ में एक नदी और मिलती है क्या, बिगोद के अंदर आके, मैनाल नाम की नदी, जो त्रिवेणी संगम बनाती है भाई। तो ये बिगोद कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा। अरे कौन सी नदी के अंदर आके मिल रही है, तो ये बनास नदी के अंदर आके मिल रही है। आपको ये सिंपल सी बात तो पहले ही पता है। इसकी लेंथ है ना 190 किलोमीटर है, नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में इसका कैचमेंट एरिया क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। तो कैचमेंट एरिया जो है वो थोड़ा सा सीक्वेंस में है, UCB। आपको इस तरीके से ही याद रखना है इसका। उदयपुर से स्टार्ट होती है ये नदी, फिर ये चित्तौड़ जाती है, और चित्तौड़ के बाद में ये नदी कहाँ चली जाती है, भीलवाड़ा के अंदर। ये तीन चार एक फैक्ट है इस नदी के बारे में, आप लिखिए, फिर उसके बाद में इसका डायग्राम भी बनाते हैं। तो पॉज कर लिया होगा, लिख लिया होगा, ये फायदा है भाई ऑनलाइन क्लास का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कल, ये कोई नदी है बनास नाम की, और ये जाती है अल्टीमेटली चंबल में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो यहाँ पे लिख देते हैं बनास। आज हमें मतलब है जिस नदी से, उसका नाम क्या है, बेड़च। गोगुंदा हिल्स से ये शुरू होती है, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पे पड़ता है भाई, उदयपुर के अंदर। और यहाँ से ये नदी निकलती है जब इसका नाम क्या है, आहड़ या आयड़, ऐसे आयड़ ज़्यादा प्रचलित नाम है। ये आयड़ नदी यहाँ से निकलती है, और एक जलाशय में जाती है जिसको हम क्या बोलते थे, उदय सागर झील। ये उदय सागर झील के अंदर डुबकी लगाती है, यानी कि उदय सागर झील का निर्माण यही नदी करती है। फिर बाद में इसके बावजूद भी इसका फ्लो आगे बना हुआ रहता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर कन्वर्ट होके, बेड़च।
या फिर मैं यहाँ लिख दूँ इस साइड में, ये बेड़च। ये बेड़च नदी जो है वो आगे जा रही थी, आगे जा रही थी, लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है जो मैंने कल वाले डायग्राम में तो नहीं बनाया, थोड़ा सा समझाने के लिए ये है कि यहाँ पे एमपी में, एमपी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है वो ढंग से सुन लेना। इस नदी का नाम है गंभीरी रिवर। क्या नाम है? गंभीर नहीं है, गंभीरी। गंभीरी रिवर है ना, गंभीर, गंभीर से ही बना गंभीरी वर्ड, तो वो गंभीरी रिवर है। ये दोनों आके मिलती है आपस के अंदर, चित्तौड़ के अंदर मिलती है, और फिर बाद में ये मेन तो ये बेड़च नदी ही है, लेकिन गंभीरी इसकी सहायक नदी है। ये दोनों मिलके फिर क्या चली जाती है, ये बिगोद के अंदर चली जाती है, और एक इधर से मेनाल नदी आ जाती है। नहीं बनाएंगे, एक बार के लिए समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं बेड़च नदी। और यहाँ पे एक फोर्ट है भाई, जो कि बहुत शानदार फोर्ट है। आप देख के भी आए होंगे, राजस्थान के लोकल अगर आप हैं तो, ऐसे तो होंगे ही राजस्थान के लोकल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है, या चित्तौड़ दुर्ग या चित्तौड़ फोर्ट, ये एमपी है। मेरे पीछे तो कुछ आ नहीं रहा वैसे अभी तक तो। और ये इस प्रकार से ये नदी है भाई, कहाँ से शुरू होती है? गोगुंदा हिल से शुरू होती है, पहले उदय सागर झील के अंदर जाके गिरती है, फिर उसके बाद में नाम परिवर्तित होकर बेड़च पड़ जाता है। उधर से एमपी से एक नदी और आ रही है गंभीरी, गंभीर नहीं है, गंभीरी नदी है, और ये मिलती है, और फिर बाद में ये नदी आगे चली जाती है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। तो बनता क्या है, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में ये दोनों नदियों का संगम होता है, उस जगह पे है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये दुर्ग वैसे है कि भाई इसके अंदर है ना पब्लिक भी रह सकती है। हम आगे जब दुर्ग वुर्ग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो ये आप एक सिंपल सा इस नदी का डायग्राम बना लीजिए, और फिर हम आगे चलते हैं। तो पॉज कर लिया होगा आपने, और डायग्राम भी बना लिया होगा, और आगे भी चलने की अनुमति मिल गई मुझे, तो आगे चल लेते हैं भाई। इस नदी के बारे में एक लाइन आप ये लिखना कि बेड़च, बेड़च बनास की, आप क्या लिखेंगे? बेड़च बनास की दाईं ओर से, दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। बेड़च बनास की दाईं ओर से आने वाली सबसे सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है। दाईं ओर से, किसकी दाईं ओर से? बनास की दाईं ओर से। इंग्लिश में लिखना, बेड़च इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, बेड़च इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास फ्रॉम द राइट ऑफ बनास, फ्रॉम द राइट ऑफ बनास। इस नदी के ऊपर दो एक डैम है, वो भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नाम पूछा गया था एक बार। तो एक डैम का नाम है मदार, मदारी जो होता है ना, उस हिसाब से नाम पड़ा है मदार, मदार बांध है। ये आयड़ पे है भाई। अब आप समझना थोड़ा सा, आयड़ पे है मतलब कहाँ पे है? वो नदी जो उदय सागर से पहले वाली नदी है, समझ में आई बात? और बेड़च कब हो जाएगा? जब बाद में वाली। तो आयड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। तो ये बांध कहाँ पे है? उदयपुर में। फिर उसके बाद में एक बांध और है जिसका नाम है घोसुंडा बांध, घोसुंडा, घोसुंडा बांध जो है ये कहाँ पे पड़ता है? ये अप्पावास में पड़ता है, अप्पावास चित्तौड़। चांसेस बहुत कम है ये अप्पावास जैसी चीज आपको पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे घोसुंडा बांध किस पे है सॉरी, तो वो कौन सी नदी पे है? वो आयड़ पे न होके बेड़च पे है। अब बेड़च और आयड़ एक ही बात है, लेकिन चित्तौड़ के अंदर इस नदी का नाम चेंज हो जाता है, इसलिए मैं आयड़ और बेड़च लिख रहा हूँ। एक ही नदी है। आप ढंग से अगर सुन रहे हैं तो आपको एक बार में ही पता चल गया, लेकिन अगर आप आधे हल्के हैं, आधे नींद में हैं, कैसे भी करके अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लो, आयड़ और बेड़च एक ही नदी है जिसपे ये दोनों डैम्स प्रेजेंट है। तो घोसुंडा को कैसे याद रखेंगे? ऐसे एक वर्ड सुना है क्या? घुसंड नाम सुना है? मुक्के को बोलते होंगे हरियाणा वाली साइड में, तो वो पापा मार सकते हैं, यानी कि अब्बा मार सकते हैं, अप्पा। घोसुंडा अप्पावास याद करने के लिए है, यहीं पे याद करो, यहीं पे भूल जाओ। तो ये थोड़ा सा लिंक हो गया, बाकी आगे चलते हैं, कोई काम की बात नहीं है। तो ये है हमारी बेड़च नदी या आयड़ नदी, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, क्योंकि ये सहायक नदी है किसकी? बनास की। तो इसके बारे में इतने ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में एक नेक्स्ट नदी और लिखेंगे, उस नेक्स्ट नदी का नाम क्या है? गंभीर नदी। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था
जो एमपी से आ रही है उसका नाम क्या है? गंभीरी। ई की मात्रा लग रही है, लेकिन ये कौन सी नदी है? गंभीर नदी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाना गंभीर रिवर। घुसुंडा को तो आप लिख सकते हैं ना, कोई ऐसे हार्ड नाम लग रहा है क्या? तो ये हो गई हमारी गंभीरी नदी, सॉरी गंभीर नदी। ये जो गंभीर नदी है, इस नदी का एक नाम और है उटंगन नदी। ऊंट होता ना, ऊंट, वो वाला वर्ड है उटंगन रिवर। तो आप इसका ये वाला नाम और लिख लो भाई, ठीक है। ये गंभीर नदी या उटंगन नदी जो है, इसके बारे में हम वही वाली बातें फिर से लिख लेंगे। ये ओरिजिन इसका कहाँ से है, साथ ही साथ में इसका कन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है। तीसरी बात करूँ तो मैं लेंथ की, लेंथ क्या है इसकी, कैचमेंट एरिया इसका क्या है, यानी कि अपवाह क्षेत्र क्या है। आपको पता है ना, उद्गम संगम ये सब चीज़ें तो आप लिख लोगे, इंग्लिश और हिंदी वाले, ठीक है। तो इस नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? करौली से होता है भाई। करौली के अंदर भी एक तहसील है सपोटरा तहसील, यही पूछी जाती है। सपोटरा तहसील करौली से ये नदी क्या करती है? निकलती है भाई। नदी आपको पता ही है कहाँ से निकलती है? पहाड़ के ऊपर से, क्योंकि पहाड़ पे क्या होती है? एक बहुत बड़ी नल, और नल से क्या, नल चालू करके आता है एक जना जाके, और नदी बहनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में इसका संगम जो होता है वो यमुना के अंदर हो जाता है भाई। यमुना में भी मैनपुरी वाली जगह पे होगा, इटावा में नहीं होता है। इटावा में कौन सी नदी का होता है? भूल गए? चलो छोड़ो। ये राजस्थान का अगर मैं मैप बनाऊं एक बार के लिए, रफ सा मैप है, यहाँ कहीं करौली है तो ये करौली से नदी निकलते हुए यमुना के अंदर जाके मिल जाती। सिंपल सी बात है, ये गंभीर नदी है, गंभीर उटंगन नदी, ठीक है। इसका सपोटरा तहसील करौली से इसका उद्गम होता है। कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बनाने की जरूरत। और उसके बाद में इसकी लेंथ लिख लेंगे आप, कोई काम की नहीं है, 288 किलोमीटर है। ये भी नहीं है कि अपने राजस्थान में कितनी है और उसके बाद में आगे कितनी है, तो लिख लो भले ही, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं है। इसका कैचमेंट एरिया जो है वो थोड़ा सा देख लेना, CBD है। CBD से क्या हो जाएगा? सी से हो जाता है करौली, वैसे स्पेलिंग में क्या आना चाहिए, लेकिन याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। करौली से स्टार्ट होती है, फिर भरतपुर जाती है ये नदी, और भरतपुर के बाद में धौलपुर जाएगी, और धौलपुर के बाद में ये नदी कहाँ चली जाती है? यमुना के अंदर चली जाती है, इटावा मैनपुरी तक अपनी ट्रैवलिंग करती है। और ये बस ये इस नदी के बारे में बेसिक फीचर्स हैं। इसके अलावा एक दो बातें और करेंगे इस नदी के बारे में। तो बातें क्या है वो सुनना। इसकी सहायक नदियाँ लिखेंगे। आपने चंबल के बारे में देखा था कि एक सहायक नदी है, पार्वती नाम की नदी है चंबल की, उसको पार्वती वन भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो गंभीर नदी है इसकी भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पार्वती। इसको बोलते क्या है वैसे? तो पार्वती बोलते हैं, पार्वती सॉरी। लेकिन इसका दूसरा नाम भी क्या है? पार्वती सेकंड। वो अलग थी और ये अलग है। इसके अलावा एक बात और समझना, चार पांच एक और सहायक नदियां हैं, वो सुनना मेरी बात। उसकी एक ट्रिक है छोटी सी। ट्रिक क्या है? आप अपनी अम्मा को बोल रहे हो बाहर एक भैंस खड़ी है, लेकिन वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो सुंदर नहीं है, वो भद्दी भैंस है। भद्दी, भद्दा वर्ड सुना ना, तो वैसे वाले। तो सुनना मेरी बात, अम्मा को क्या बोला है? अम्मा भद्दी भैंस बाहर खड़ी, यानी कि भैंस जो है बाहर खड़ी है वो भद्दी है। आपको राइट किसने दिया भैंस को भद्दी बोलने का? है? आपको पता कैसे चला कि वो भद्दी है या नहीं है? मुझे भी बताना। तो ऐसे क्या हो जाती है? अता, अता है, कहीं पे अटा भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ऐसे से समझ जाना, ऐसा सा कोई नाम आए तो कौन सी है, किसकी सहायक नदी है? वो गंभीरी की है। माँ से क्या आ जाती है? माँ से दूसरी नदी आ जाती है माची। तीसरी भद्दी से, भद्दी से कौन सी नदी आ जाती है? भद्रावती। इंग्लिश वाले भी लिख सकते हो ना ऐसे नाम, तो कोई बड़ी हार्ड नाम नहीं है ये शायद। लंदन वाले अंग्रेज तो नहीं पढ़ रहे होंगे ना मेरी क्लास, वो राजस्थान वाले ही अंग्रेज पढ़ रहे हैं मेरी क्लास, तो उनको इतना तो आता है। फिर भैंस, और क्योंकि यार ये नाम ऐसे हैं जो हिंदी में लिखे तो ज़्यादा ढंग से याद होते हैं, फेमिलियर लगते हैं, इसलिए मैं इनको हिंदी में लिख रहा हूँ। बाकी भैंस से क्या आ जाती है?
भैंसावट नदी। अब ये भैंसावत भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को। खैर जो भी है लिख दिया, भैंसावट नदी है ये। फिर उसके बाद में 12 खड़ी से एक नदी और आती है, बरखेड़ा। बरखेड़ा नदी। ये 5 नदियां और इसकी सहायक नदियां हैं। अत्ता हो गई, माची हो गई, भद्रावती हो गई, भैंसावट हो गई और एक बरखेड़ा नदियां और हो गई। ये पांचों सहायक नदियां, इनका जल जो है वो एक डैम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। उस डैम का नाम क्या है? नदियां 5 है, सुनना मेरी बात, 5 नदी है तो डैम का नाम भी क्या पड़ गया? पांचना डैम। पांचना डैम। तो सुनना मेरी बात, इन सभी नदियों का पानी, ये सहायक नदियां किसकी है भाई? गंभीरी की, सॉरी, गंभीर नदी की सहायक नदियां हैं और ये इनका पानी किसमें? पांचना डैम के अंदर आता है, पांचना बांध। 5 नदियों को बांध दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से है, और इस नदी के ऊपर जो डैम है उनकी भी बातें करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले तो आप इस पांचना डैम के बारे में भी बातें लिखेंगे। ऐसा सही बना लीजिए आप फ्लो चार्ट टाइप से ही डायग्राम, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? ये पांचना डैम पहली बात तो है कहाँ पे, तो ब्रैकेट में लिख लो, ये है करौली के अंदर पड़ता है। सिंपल सी बात है, मुश्किल काम नहीं है। ये बनी किसके सपोर्ट से है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे यूएसए के सहयोग से बनाया गया था। यूएसए के सहयोग से बनाया गया था, बाय द कंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्प ऑफ यूएसए। ये वाली बात आप इसके बारे में लिखेंगे, ये यूएसए के सपोर्ट से बनाया गया था, पहली चीज। फिर उसके बाद में इस नदी की खास बात क्या है कि, सॉरी, इस डैम की खास बात क्या है कि इस डैम को ईंटों से नहीं बनाया गया है, पत्थरों से नहीं बनाया गया है, प्लास्टिक से नहीं बनाया गया है, ऐसे करते ही जाइए, कितने ही नाम ले लीजिए भले ही। इसको बनाया गया है मिट्टी से। तो ये राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ डैम है। अब मिट्टी से कैसे, मिट्टी को जमा करके बनाते हैं ना, मिट्टी से मटका बन जाता है, मिट्टी से और क्या बन जाता है, दिए बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। तो डैम बनाने क्या बड़ी बात है, और राजस्थान वालों को कह दिया तो वो तो कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, ये मिट्टी से बना हुआ डैम है, तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे? यह राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। यह राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। आपके मन में ऐसे क्यूरियोसिटी नहीं बचती क्या, मचती क्या कि यार ऐसा कुछ बताया है तो सर्च भी कर लें? तो साइलेंटली मेरा कहने का मतलब ये होता है कि सर्च करके देखो एक बार, पांचना डैम कैसा सा दिखता है, तो आपको पता चलेगा मिट्टी से बना हुआ डैम कैसा दिखता है। तो इंग्लिश में क्या लिखना है इसको? दिस डैम इज द दिस डैम इज कंस्ट्रक्टेड दिस डैम इज कंस्ट्रक्टेड सॉरी, कंस्ट्रक्टेड बाई सॉइल सॉइल या सैंड, एंड इट इज द लार्जेस्ट soil made soil made या sand made डैम ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये वाली बात लिख दी। इस नदी के ऊपर ये जो पांचना डैम है, सुनना मेरी बात, ये यहाँ पे ये नदी निकल रही है, गंभीर नदी, इस पे ये पांचना डैम है। उसके बाद में एक डैम इसके ऊपर और है, भरतपुर में बनाया गया है, जिसका नाम है अजान बांध। तो आप एक हल्का सा डायग्राम ऐसे जरूर बना सकते हैं बांध के लिए, तो ये अजान बांध और हो जाएगा, ये भरतपुर के अंदर है। देखिए याद कैसे करेंगे, जो हमारे जो मुस्लिम कल्चर होता है उसके अंदर अजान कितनी बार लगती है? 5 बार लगती है ना, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 5 टाइप की अलग अलग टाइम पे नमाज अदा करते हैं, अजान अजान बोली जाती है मस्जिदों में। तो 5 बार होती है, तो आपको याद रह जाएगा 5 बार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गंभीर नदी पे कौन सा बांध है? पांचना बांध है और अजान बांध है। ये सारी बातें हैं हमारी किस नदी के बारे में? ये गंभीर नदी। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं फिर। एक सेकेंड, हाँ भाई, इस प्रकार से हमारी जितनी भी ये बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं ये कंप्लीट होती है। हमने ये देखा था कि अरब सागर की नदियां कितनी हैं, लगभग 16 समथिंग परसेंट। फिर उसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल वाली देख ली। फिर उसके बाद में हम तीसरी देखेंगे। तीसरी क्या देखेंगे? हम देखेंगे अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो आप बढ़िया सी हेडिंग डालना, थर्ड टाइप की नदियाँ जो राजस्थान में है
उनका नाम क्या है? इनलैंड रिवर्स या फिर अंतः प्रवाह की नदियां। अराउंड 60% है, आपको पता ही है, इनलैंड रिवर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां राजस्थान की है ना। ये नदियां क्यों अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती है वो बात समझना। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, जैसे कि मान लेते हैं पूरा राजस्थान ही है। एक बार के लिए समझना मेरी बात, कहीं से ये एक नदी स्टार्ट हुई है, ये नदी चलती हुई, होता क्या है राजस्थान के अंदर सैंड बहुत ज़्यादा है, बालूका बहुत ज़्यादा है। उस वजह से बालूका के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनकी साइज़ बड़ी होने के कारण इनके बीच में जो पोर्स होते हैं उनकी साइज़ भी बड़ी होती है, और बड़ी होती है तो पानी जो होता है वो आसानी से नीचे चला जाता है, तो पानी टिकता नहीं है, आपको पानी मिलेगा नहीं देखने के लिए। तो इस वजह से क्या होगा, नदियाँ, कुछ नदियाँ ऐसी है जो उस एरिया से ग्रसित है, वहाँ पे उसका पानी धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट होगा। जैसे अभी मैं घग्गर नदी जो स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा भी, तो उसका पानी क्या होता है, उसका जो जोर होता है पानी के अंदर, जो वॉल्यूम होती है पानी की, जो अमाउंट होती है, वो धीरे 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 जमीन के अंदर भी बैठ रही है, आगे भी बढ़ रही है। तो बैठते बैठते एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारा का सारा पानी जमीन में ही बैठ जाता है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग कम होती जा रही है, और धीरे 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 करते ये नदी यहाँ पे आके विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से एक अंतः प्रवाह की नदी बनती है। और राजस्थान ही एकमात्र ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया का जहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ देखने को मिलेगी आपको अंतः प्रवाह वाली। क्यों? क्योंकि बालू का मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से होती है अंतः प्रवाह की नदियाँ। आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, वरना खुद से भी बना सकते हैं कि वे नदियाँ जो अपना जल कहीं पे ही न उड़ेलने की बजाय जमीन में ही विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार से आप छोटी सी एक डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। बाकी अपन स्टार्ट कर देते हैं। पहली नदी जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी। तो आप इन नदियों में सबसे पहले लिखना एक ऐसी नदी, घग्गर नदी, घर घर तो मोदी है और घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी जो है घग्गर रिवर। अब एक चीज़ सुनना मेरी बात, ये लगभग एक रफ सा इंडिया का मैप है ना। इस प्रकार से हमें सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है, तो आप सुनना मेरी बात। इंडिया के इस एरिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं होती है। आप में से किसी ने अगर इंडियन जियोग्राफी पढ़ रखी है तो उसको तो पता है, अलग अलग श्रृंखलाएं होती हैं। उन श्रृंखलाओं में से ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं भाई। हिमालय कोई सिर्फ एक पहाड़ की वजह से हिमालय नहीं है, वहाँ पे अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ होती है हिमालय की। कुछ नेपाल में है, कुछ चाइना के अंदर है, इवन इंडिया के अंदर भी है कुछ पोर्शन। तो अलग अलग, हिमालय तो पहाड़ अलग है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन श्रेणी अलग चीज़ होती है भाई। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब पर्वत एक साथ होते हैं, उससे श्रृंखला बनती है, और वो श्रृंखला की वजह से उसको एक श्रेणी का नाम दिया जाता है। तो वैसे ही अलग अलग श्रेणी है। तो हमारे इंडिया के अंदर से ही गुजरती हुई एक श्रेणी है जो लगभग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इधर से गुजरती है, जिसका नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय की पर्वत श्रृंखला में से एक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ने वाला एक पहाड़ या फिर पर्वत जिसका नाम क्या है? कालका हिल। कालका या कालिका माता आपने नाम सुना होगा, कालका हिल्स। सॉरी, उस कालका हिल्स में से एक पहाड़ पे से क्या निकलती है? एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर नदी। बात समझ में आई आपको? तो अब मैं इस डायग्राम को तो मिटा देता हूँ और अपने इस घग्गर नदी की बात स्टार्ट करेंगे। देखिए, घग्गर नदी एक बहुत पुरानी नदी है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो हिमालय विमालय जब बने थे उस टाइम पे अलग अलग नदियाँ निकली। ये हमारी गंगा नदी हो गई या फिर ये सिंधु नदी हो गई, ये सारी नदियाँ। उन्हीं नदियों में से एक नदी और निकलती है जिसका नाम होता है एंशियंटली सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पुरानी नदी है, बहुत प्राचीन नदी है, जिसका ऋग्वेद के अंदर भी नाम लिखा हुआ है। वेद होते हैं अलग अलग, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जो भी ये वेद होते हैं, तो वैसे ही ऋग्वेद के अंदर इस नदी का मेंशन किया हुआ है भाई। इतनी पुरानी ये नदी है। नाम क्या था पहले? सरस्वती नदी। पूरी डिटेल इसके बारे में अपन करेंगे, इसका, इस नदी का पोस्टमार्टम टाइप। आप सबसे पहले वही वाली बातें लिखना, ओरिजिन कहाँ से होता है इस नदी का। डायग्राम भी बनाएंगे भाई इसमें, तो वो वाला डायग्राम मत बनाना, कोई काम का नहीं है।
ओरिजिन क्या है और इसका कैचमेंट क्या है, साथ ही साथ में इसकी लेंथ भी देख लेंगे। वैसे तो काम की नहीं है, मैं इसके अंदर संगम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस नदी का किसी नदी में संगम है ही नहीं, किसी भी समुद्र में संगम नहीं है, किसी भी नदी में संगम नहीं है, तो इसका संगम नहीं लिखेंगे हम। अब लिखेंगे क्या, वो वाली बात सुनना। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया था कालका हिल्स। कालका हिल्स ये कहाँ पे पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश क्या है भाई, इंडिया का ही एक स्टेट है क्या, होगा भाई, हमें क्या पता। तो हिमाचल प्रदेश से ये नदी कालका हिल से ये नदी निकलती है, पंजाब हरियाणा और फिर राजस्थान में आती है इवेंचुअली। तो ऐसे से इसकी कोई जर्नी रहेगी, शिवालिक हिमालय से निकलती है। शिवालिक हिमालय की श्रेणी से यह नदी निकलती है। लिखना नहीं है, मतलब बता रहा हूँ आपको। और इसकी लगभग लेंथ जो होती है वो हमारे राजस्थान में कितनी है हमें उससे मतलब है, और सॉरी 100 किलोमीटर, पूरी पूरी लगभग इतनी इसकी लेंथ है राजस्थान में। बाकी वैसे इसकी लेंथ है 464 किलोमीटर के आसपास। कोई नहीं पूछेगा, राजस्थान वाली इंपॉर्टेंट है। कैचमेंट एरिया इसका क्या रहेगा, कैचमेंट एरिया जो है इसका, हनुमानगढ़ से ये एंटर करती है और गंगानगर तक भी जाती है और फिर फाइनली पाकिस्तान जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आप एक हल्की सी डिटेल लिख लीजिए इसके बारे में, फिर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो आपने पॉज किया होगा, पॉज करने के बाद में आपने लिखा होगा, और लिखने के बाद में आप बोले कि आगे चलो, तो आगे चलता है। आगे क्या करना है हमें, हमें आगे ये समझना है कि ये जो नदी है इसका डायग्राम क्या है। इसका डायग्राम क्या होगा, ये राजस्थान का कौन सा कोना है भाई, नॉर्थ वाला, और हमें मतलब भी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वाले कोने से ही है। तो ये हो गया हमारा राजस्थान का एक मैप। तो यहाँ से शिवालिक हिमालय से एक सॉरी कालका हिल्स से एक नदी निकलेगी। ये नदी आती है हमारे राजस्थान के अंदर, यहाँ से एंटर करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं तलवाड़ा। और यहाँ से ये नदी आगे चली जाती है ऐसे गंगानगर को क्रॉस करते हुए, फिर पाकिस्तान के अंदर फाइनली ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। हिंदी में भी यही लिखेंगे, फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। यहाँ पे जहाँ पे इस नदी ने एंट्री मारी है इस पॉइंट पे, ये राजस्थान का कौन सा पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं तलवाड़ा। और ये कौन सी तहसील में आता है, तो टिब्बी तहसील में आता है, टिब्बी, टिब्बी तहसील। ट्यूबरकुलोसिस वाला टीबी नहीं है ये टीबी तहसील है, जो पड़ती कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे जब ये एंट्री मारती है तो इसी इसी जगह पे बॉर्डर पे लगभग यहाँ पे बनती है एक झील, जिस झील का नाम क्या है, तलवाड़ा झील। सेम इसी के नाम पे इस झील का भी नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ तलवाड़ा झील, झील। झील को इंग्लिश में कहते हैं लेक, और तलवाड़ा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वैसे ये आगे यहाँ से आई थी ना, पंजाब हो गया यहाँ पे लगभग, और यहाँ पे हरियाणा हो गया, ये दोनों को क्रॉस करते हुए मतलब, और यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश सही है भैया, एचपी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में आ गई, और फिर ये फाइनली पाकिस्तान तक और जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बनती है, तलवाड़ा झील का निर्माण होता है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ सभ्यताएं जरूर है, वो भी हम मेंशन कर लेंगे। एक सभ्यता है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, कालीबंगा सभ्यता, और थोड़ी सी इधर वाली साइड में है पीलीबंगा सभ्यता। ये डायग्राम से आपको देखने में लग रहा होगा कि अपन दूसरे जिलों में चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हम्म, इसका नाम है कालीबंगा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख दूं, एक सेकेंड भाई। हम्म,
इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कालीबंगा। और इसी के पास में एक और है पीलीबंगा, हम देखेंगे पीलीबंगा। कालीबंगा को इंग्लिश में भी कालीबंगा ही लिखेंगे, पीलीबंगा ही लिखेंगे। ये सारी जो सभ्यताएं हैं किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे है। और ये सारी जगहें कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है भाई। वैसे डायग्राम में देखने के लिए लग रहा होगा भले हम दूसरे जिलों में घुस गए, लेकिन घुसे नहीं है, हनुमानगढ़ में ही हैं हम। ये इस नदी की डिटेल्स हो गई। मैंने आपको बोला था कि इस नदी का नाम पहले क्या था? सरस्वती नदी। अब सुनना, मेरी बात सुनना। ये नदी जब स्टार्टिंग में, जब आपको भी पता है कोई भी पहाड़ जब बनता है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनते हैं। तो ये वाले जो पहाड़ है ये भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। हिमालय वाले जो है, अरावली सबसे पुराना टाइप का है, लेकिन हिमालय जो है नए हैं। अभी भी इनकी लेंथ हल्की हल्की बढ़ ही रही है। तो इतनी ऊंची हाइट के ऊपर होने की वजह से बर्फ बहुत ज़्यादा जमती है, और बर्फ जमने की वजह से बहुत सारा पानी आता है, और बहुत सारा पानी आता है तो नदी में भी बहुत सारा पानी जाएगा। यानी कि यह नदी, सरस्वती नदी, जब पुराने टाइम में थी, उस टाइम पे इस नदी का फ्लो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि ये राजस्थान के अंदर तबाही मचाती थी ये नदी। इसलिए इस नदी को हनुमानगढ़ का शोक नहीं, पूरे राजस्थान का ही शोक कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, इस नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं था, इस नदी का डायरेक्शन दूसरी थी, जो कि अभी चेंज हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको याद भी आएगा पुरानी बात एक, ये नदी सरस्वती नदी है। एक बार के लिए कंपैरिजन करना, घग्गर नदी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको सरस्वती नदी बोल रहा हूँ। और लगभग हमने यहाँ कहीं पे एक मोहनगढ़ से पोखरण या पोखरण से मोहनगढ़ कह के हमने एक चीज़ देखी थी, लाठी सीरीज नाम की, जो भूगर्भिक जल पट्टी है। यानी कि जल के जमीन के अंदर एक पानी का एक पट्टी नुमा शेप के अंदर स्टोरेज है, जिसको क्या बोलते हैं हम? भूगर्भिक जल पट्टी या फिर लाठी सीरीज। ये सरस्वती नदी है भाई। आज की तारीख में नहीं है ये नदी, ऐसा कोई नहीं है लेकिन ये थी क्या पहले? बिल्कुल थी। तो क्या बोल देंगे हम? लाठी सीरीज। हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, भौतिक प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये नदी है भाई हमारी घग्गर नदी। इसका ये डायग्राम है, आप ये डायग्राम बनाएंगे और फोर्ट अब्बास तक ये जाती है नदी। होता क्या है कि इस नदी का अब इतना पानी बचा नहीं है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा भारी नदी नहीं है आज की तारीख में, ये अंतः प्रवाह की नदी है। होता क्या है, यहाँ पे एक फोर्ट और लिखना भूल गए अपन, लगभग यहाँ कहीं पे एक भटनेर का दुर्ग और है, हनुमानगढ़ के अंदर ही भटनेर फोर्ट। तो भटनेर का जो दुर्ग है, यहाँ पे लगभग यहाँ तक आती है नदी, और फिर पानी के अंदर ज़मीन के अंदर विलुप्त हो जाती है, क्योंकि मिट्टी विट्टी है ज़्यादा। आराम से ये नदी इतनी ही है, इतनी बची है कि ये इसके अंदर विलुप्त हो जाए। आप ये डायग्राम बनाएंगे पहले, फिर हम आगे चलेंगे। तो इस नदी के दो चार एक फीचर्स है, वो लिख लेते हैं भाई। फीचर्स आपको मैंने बता ही दिए वैसे डायग्राम के साथ साथ में, फिर भी आप लिखना फीचर्स या फिर मुख्य बिंदु क्या है इस नदी के। सबसे पहले इसका उपनाम देखेंगे हम। इस नदी का उपनाम सबसे पहले तो आपको पता ही है, सरस्वती है। सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के बाद में इस नदी का दूसरा नाम है दृष्टवती नदी। समझ में आया? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? दृष्टवती रिवर। दृष्टवती तय है, ये तय है ना, दृष्टवती नदी। फिर उसके बाद में इस नदी का एक नाम हो रहा है सोता नदी। सोता या सोत नदी, सोता नदी। अब सोता कौन है जो मर गया? तो इस नदी का नाम एक और है डेड रिवर। सोता वो है क्या जो मर गया? तो खैर छोड़ो, सोता नदी और डेड नदी, डेड रिवर, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे मृत नदी। क्यों बोल रहे हैं डेड रिवर? क्योंकि आज की तारीख में ये नदी नदी है ही नहीं। सरस्वती नदी की जो रियल फॉर्म थी वो तो बची नहीं, घग्गर की फॉर्म में ये नदी बची है। तो आप ये भी लिख लेंगे, और मेरे पीछे आएगा क्या? तो इसका नाम क्या है? डेड डेड रिवर भी कह दिया मैंने इसको। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया भी था, इसको राजस्थान का शोक कहते हैं। राजस्थान का शोक। फिर उसके बाद में इसका एक नाम हो रहा है नट नदी। नट नदी। और एक नाम और इसका वाहिंद।
ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तान वाले ज़्यादा करते हैं ना, हिंद, हिंदुस्तान वगैरह, तो ऐसे याद रखना पाकिस्तान में जाने वाली नदी का नाम क्या है, वाहिंद। वो नदी जो हिंदुस्तान को क्रॉस करके कहाँ निकल गई, पाकिस्तान, तो क्या नाम है इसका, वाहिंद नदी। इसका कैचमेंट एरिया मैंने आपको बताया था कि इस हनुमानगढ़ के अंदर जो घग्गर नदी है, हमने देखा था ना घग्गर बेसिन, तब पढ़ा था कि घग्गर बेसिन, घग्गर नदी का जो फ्लो है या कैचमेंट एरिया है हनुमानगढ़ के अंदर क्या कहलाता है, नालिया पाट। नालिया पाट क्या है वो आप लिखेंगे, है ना, पुराने नोट्स में से देख के। तो लिखना क्या है, वैसे मैं आपको बता भी दूं कि हनुमानगढ़ के अंदर इसके कैचमेंट एरिया को, हनुमानगढ़ में इस नदी के बहाव क्षेत्र को नालिया पाट कहते हैं। द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर या घग्गर रिवर इन हनुमानगढ़ इज कॉल्ड एज नाली और पाट। फिर आगे एक लाइन और लिखना, पाकिस्तान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा कहते हैं, हकरा। पाकिस्तान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा कहते हैं। इन पाकिस्तान द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर इज कॉल्ड एज हकरा। लिख लो भाई। फिर उसके बाद में इस एरिया के अंदर ये जो नदी है, यहाँ पे इसके आसपास आपको एक भेड़ की प्रजाति देखने के लिए मिलेगी। उस भेड़ की प्रजाति, भेड़ होती है ना, भेड़, शीप, शीप, उसकी प्रजाति का नाम भी नाली है। तो आप लिखना नाली भेड़, आपको एक भेड़ की प्रजाति याद हुई। अपने राजस्थान में ऐसी चीजें भी हैं, पशु संपदा, पशु संपदा। तो लिखना भाई कि इस नदी के आसपास, इस नदी के आसपास राजस्थान में नाली नस्ल, नाली नस्ल की एक भेड़ भी पाई जाती है। नियर दिस रिवर, नियर दिस रिवर a breed named Nali, a breed named Nali, a breed named Nali, near this river a breed of sheep named Nali is also found। ठीक है, ये वाली बात भी लिखना। अब इस नदी के बारे में दो तीन एक चीजें और है कि ये एकमात्र नदी ऐसी है जो हिमालय से आती है। ये एकमात्र नदी ऐसी है जो अंतरराष्ट्रीय भी है। राजस्थान की एकमात्र नदी ऐसी जो अंतरराष्ट्रीय है। तो वो आप कुछ लिखेंगे, पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, आप लिखना। पहले हिंदी वाले लिख लो सारे के सारे। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से आती है। दूसरी लाइन लिखना, चलो इंग्लिश वाले भी साथ में लिख लो। इट इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच कम्स फ्रॉम हिमालय। इट इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच कम्स फ्रॉम हिमालय। सेकेंड लाइन लिखना, इट इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच कम्स फ्रॉम द नॉर्थ, विच कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान के उत्तर से आती है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के उत्तर से आती है। यह राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। क्यों, पाकिस्तान में जा रही है। वैसे तो ये बटनेर में गायब हो जाती है, लेकिन ये इसका फ्लो ज़्यादा होता है तो पाकिस्तान में जाती है ये कोट अब्बास तक। तो यह राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल रिवर ऑफ राजस्थान। फिर एक लाइन और लिखना, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका ऋग्वेद में वर्णन है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम, जिसका ऋग्वेद में वर्णन है। ब्रैकेट में आप लिख लेना सरस्वती नाम से। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखना भाई कि यह इट इज द ओनली, इट इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान विच इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेदा। ठीक है, तो आप ये वाली बात भी लिख लो। फिर एक लाइन लिखना, ये इतने हो गए, एकमात्र नदी ऐसी, एकमात्र नदी वैसी है, ये सारी बातें हो गई। फिर एक लाइन लिखना कि यह नदी बटनेर, यह नदी बटनेर तक आने के बाद विलुप्त हो जाती है। यह नदी बटनेर तक आने के बाद में विलुप्त हो जाती है। दिस रिवर डिसअपियर्स आफ्टर भटनेर ऑफ हनुमानगढ़। फिर एक चीज और देखना कि ये राजस्थान की, लिखना यह राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। यह राजस्थान की सबसे, राजस्थान की बोला है तो की को अंडरलाइन कर लेना। यह राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इट इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान।
इट इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान। ऑफ को अंडरलाइन करेंगे, क्यों? और ऑब्लिक में आप इंडिया भी लिख लेना भाई, राजस्थान के साथ साथ में इंडिया की भी ये सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। ये नदी मैंने बोला कि राजस्थान की, ये सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये पंजाब भी है, ये हरियाणा भी है, ये पाकिस्तान तक भी जाती है। तो की को आपने अंडरलाइन किया होगा, इंग्लिश में आपने ऑफ को अंडरलाइन किया होगा। नेक्स्ट लाइन लिखना, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी कांतली है, या फिर कांतली राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। इंग्लिश में आप लिखेंगे कांतली इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान इन राजस्थान। लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान इन राजस्थान। सिर्फ राजस्थान की अगर बात करें तो कौन हो जाएगी? तो आपको क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर करना है, ध्यान से पढ़ना, वो पूछ क्या रहा है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी, तो वो कौन हो जाएगी? घग्गर। राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी तो कौन सी हो जाएगी? कांतली, जो हम आगे देखेंगे। तो आप लिख लो बस। फिर इसका लास्ट पॉइंट फोर्ट अब्बास है, इसका अंतिम बिंदु फोर्ट अब्बास है, पाकिस्तान लिख लेना ब्रैकेट में। इट्स लास्ट पॉइंट इज फोर्ट अब्बास, ठीक है। फिर दिस रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ, दिस रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ शिवालिक रिवर, शिवालिक रिवर, शिवालिक रिवर, और करके लिखेंगे, और इंडो ब्रह्मा रिवर। आपने क्या लिखा? दिस रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ शिवालिक रिवर और इंडो ब्रह्मा रिवर। हिंदी वाले भी लिख लो, फिर बताता हूँ। इस नदी को प्राचीन शिवालिक, आप भी ओल्ड लगा लेना भाई, शिवालिक रिवर से पहले ओल्ड। तो यह, इस नदी को प्राचीन शिवालिक नदी अथवा इंडो ब्रह्मा नदी का पार्ट माना जाता है या भाग माना जाता है। क्या है ये? जब नदियां बनी थी, ऐसा थोड़ी है जैसे ये नदी है, सरस्वती नदी थी पहले, घग्गर नदी की जगह सरस्वती नदी थी, वो आज की तारीख में विलुप्त हो गई है। थोड़ी सी ये नाला बचा है या कुछ भी कह लो, ये एक नदी बची है घग्गर नदी। वैसे ही कुछ ऐसी नदियां भी होंगी जो बनी होंगी पहले प्राचीन टाइम पे, जब पहाड़ बने थे, हिमालय हिमालय, और उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया होगा, क्योंकि पहाड़ बन रहे थे उस टाइम पे, बनते टाइम पे इधर जा रही थी, फिर बाद में इधर। तो ऐसे ही एक नदी थी शिवालिक नदी, जिसको इंडो ब्रह्मा नदी भी कहते हैं, वो उसी का ही पार्ट थी भाई, ये सरस्वती नदी या घग्गर नदी। लेकिन आज की तारीख में ये नदियां तो नहीं है, ना ही सरस्वती नदी बची। सरस्वती नदी यही है भाई, ये जो नदी घूम रही है ना, इसी डायरेक्शन से आती थी सरस्वती नदी भी, पर वो चली किधर जाती थी? जिधर लाठी सीरीज बनाई हुई है। लेकिन बाद में ये नदी तो समाप्त हो गई है, इसका एक पोर्शन बचा है जो आगे फोर्ट अब्बास तक जाता है, या फिर ये विलुप्त हो जाता है बटनेर के आसपास। तो इस नदी को क्या बोल देंगे हम? मतलब ये इसका पार्ट है, शिवालिक नदी या फिर इंडो ब्रह्मा का पार्ट है, ये लिख रहे थे हम। फिर उसके बाद में एक लाइन और लिखना कि ये जो इसका जो प्राचीन मार्ग है, ये नदी जो है ना सरस्वती नदी कहलाती थी, आपको पता ही है। तो सरस्वती नदी आप ऐसे लिखेंगे, सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग, ब्रैकेट में आप घग्गर जरूर लिखना वरना पता नहीं क्या करोगे। सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए श्री राम वाड्रे, ये आदमी का नाम है भाई, श्री राम वाड्रे तथा हनुवंत राय को को चुना गया था या अपॉइंट किया गया था। श्री राम वाड्रे एंड हनुवंत राय, श्री राम वाड्रे, वाड्रे को ऐसे लिख लेना, श्री राम तो लिख सकते हो, एंड हनुवंत राय वर अपॉइंटेड टू ट्रैक द एंशियंट रूट ऑफ रिवर सरस्वती, या फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे घग्गर। देखो इसको याद भी आसानी से कर सकते हैं, सरस्वती भी सरस्वती माता का नाम है, श्री राम जी भगवान है आपके, और हनुमान जी भी भगवान है, उनके भक्त हैं। तो ये सारे एक साथ भेड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। श्री राम वाड्रे और हनुमंत राय को कौन सी नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए अपॉइंट किया गया था या फिर चुना गया था? तो वो कौन हो जाएंगे हमारे?
श्रीराम नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी या फिर आपकी क्या नाम है इसका, सरस्वती नदी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हुई क्या? अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने दो नदियाँ और ख़त्म कर ली है। एक तो सबसे पहले हमने आज क्या देखा था, आयड़ या बेडस नदी देखी थी, इसके बारे में दोबारा बताने का कोई सेंस नहीं है। पांचना डैम वाली बात जरूर याद रखना, कौन सी नदियां हैं, और पांचना डैम का ये अजान बांध जो है ये भी इसी नदी के ऊपर है। फिर उसके बाद में हमने घग्गर नदी देखी। घग्गर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये कालका हिल्स से निकलती है, आपके सामने ही है ये नदी। पहले इसका नाम था सरस्वती नदी, पंजाब हरियाणा इनको क्रॉस करते हुए आती है राजस्थान के तलवाड़ा में। तलवाड़ा के अंदर तलवाड़ा झील बनाती है ये, और उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा है, भटनेर है। इस पे ये लाठी सीरीज कैसे बनी आपको पता ही है, और इसके लिए किसको अपॉइंट किया गया था ये बात भी आपको पता ही है। इसके पुराने नाम है सोता, अमृत नदी, राजस्थान का अशोक, नट नदी, वाहिंद नदी, नाली पाट किसको कहते हैं, हकरा किसको कहते हैं। ये सारी बातों के साथ में समाप्त होती है हमारी ये वाली नदी भी। फिर एक हेडिंग दो एक नदियाँ और देख लेते हैं हम, कि हमें ख़त्म करना है। हम देखिए टाइम पास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि लंबी लंबी क्लासेस खींचो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, इसका कोई सेंस नहीं है, आपका फ़ायदा नहीं नुकसान है। मैं तो ये कहता हूँ कि कई कई जगह पे मैंने देखा है कि ऐसे बिना मतलब के ऐसे चला लेते हैं लेक्चर्स, और हमें कोई मतलब नहीं है वैसे तो, और बच्चों का नुकसान करते हैं वहाँ पे। सीधी सी बात ये है, ना तो कंटेंट पूरा होता है ना ही टाइम पे पूरा होता है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। तो वो कांतली नदी लिखेंगे भैया आप, कांतली नदी इसको क्या कहते हैं, काटली नदी। क्या काट लिया भाई, इसको काट लिया, या फिर इसको कहते हैं मौसमी नदी। हम मौसम्बी का नाम सुना हो ना, मौसम्बी का जूस होता है, तो वैसे याद रख लेंगे काटली। काटली नदी को बोलते हैं मौसम्बी, काटली है ना, तो मौसमी नदी, सीजनल रिवर। तो कांतली, काटली, या फिर सीजनल रिवर। ये नदी जो सिक्कर है ना, सिक्कर का एक पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी। आपने नाम सुना होगा खंडेला की पहाड़ी, जहाँ से यूरेनियम भी निकला था एक बार के लिए। यूरेनियम के थोड़े बहुत भंडार माने गए हैं यहाँ पे, ये जो खंडेला जो है वहाँ पे। तो आप इसके बारे में ओरिजिन लिखेंगे इसका। ये भी अंतः प्रवाह की नदी है। अब अंतः प्रवाह की नदियाँ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम संगम नहीं लिखेंगे, साथ साथ में इसकी लेंथ देखेंगे, और क्या देखेंगे, कैचमेंट, अपवाह क्षेत्र है ना, कैचमेंट एरिया। तो ओरिजिन या फिर उद्गम जो है इसका क्या लिखेंगे, खंडेला हिल्स सीकर। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, खंडेला हिल्स सीकर, है ना। लेंथ इसकी आ जाती है पूरी पूरी 100 किलोमीटर्स। देखिए वो घग्गर नदी जो है वो भी 100 किलोमीटर के आसपास है राजस्थान में, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो पहले ही विलुप्त हो जाती है। लेकिन ये नदी पूरी पूरी 100 किलोमीटर्स है डेटा के अकॉर्डिंग। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो है तोरावाटी भाई। आपने तोरावाटी का नाम सुना है क्या? सुना ही होगा मैंने पहले कभी। तोरावाटी वो क्षेत्र है जो मतलब, वैसे तो शेखावाटी के अंदर कांतली नदी का जो भी बहाव क्षेत्र है, कांतली नदी का जो भी बहाव क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, जहां जहां कातली नदी बहती है उस क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। तो कौन से एरिया इसके अंदर आ जाते हैं, सीकर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, और चूरू भी आता है भाई वैसे तो, लेकिन ये नदी चूरू तक जाती नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए आप भी एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। यहाँ पे सीकर है, और सीकर के खंडेला से कौन सी नदी निकली है, कांतली नदी। यह कांतली नदी ऐसे चलती चलती 100 किलोमीटर तय करती है चूरू से पहले। ये चूरू है मान लेते हैं। अब ये ऐसे मत कहना कि यार ये तो हनुमानगढ़ चले गए आप, डायग्राम है भाई। तो ये खंडेला से निकली है, और चूरू से पहले ही ये विलुप्त हो जाती है जमीन के अंदर, का पानी विलुप्त हो जाता है। लेकिन इस नदी के ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सभ्यता, देखिए सभ्यताएं जो होती है वो नदी के किनारे ही क्यों विकसित होती है। प्राचीन जो आदमी था, प्राचीन आदमी को क्या जरूरत थी, खाना पीना, दो ही चीजें जरूरत थी। जंगलों से वो शिकार करेगा तो वो उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा भाई, जानवर जो है। लेकिन अगर वो पानी के पास में रहेगा तो उसकी प्यास भी मिटती रहेगी, और पानी बहुत सी चीज़ों के लिए काम में आता है। तो ज़्यादातर लोग पहले नदियों के किनारे या नदियों के आसपास बसेरा देखते थे, पानी का सोर्स पहले देखते थे, क्योंकि पानी के आसपास पेड़ भी मिल जाने हैं और फल फ्रूट्स तो मिल ही जाएंगे। बाकी जानवर जो होते हैं वो भी आते हैं भाई उधर खाना, अपना दाना पानी चुगने के लिए, और पानी भी पीने के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर काम पानी की वजह से होते हैं। तो
सभ्यताएं भी सारी लगभग लगभग पानी के पास ही विकसित हुई है। तो एक सभ्यता जो है जिसका नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता, ये सीकर के अंदर ही है भाई, गणेश्वर सभ्यता, ये हमारे सीकर के अंदर है, इस नदी के किनारे। दूसरी सभ्यता का नाम क्या है, सुनारी सभ्यता, ये खेतड़ी के अंदर पड़ती है। सभ्यता को इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहते हैं। तो खेतड़ी किधर पड़ता है, झुंझुनू के अंदर। सिविलाइजेशन, खेतड़ी सॉरी गणेश्वर सिविलाइजेशन एंड सुनारी सिविलाइजेशन, ये दो चीजें हो गई। तो ये इस नदी की छोटी सी बात है जो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाई आपको। ये सभ्यताएं जब हम सभ्यताएं पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना, कल्चर के अंदर। तो अभी के लिए आप इतना ही जाने, और फिर उसके बाद में आप एक चीज ये लिखना कि यह राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से, यह राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। इट इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान इन राजस्थान। इट इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान इन राजस्थान। आप ये वाली लाइन लिखो, एक सेकेंड। और आपको इसकी लेंथ भी पता ही है, 100 किलोमीटर, तो वो बात भी लिख सकते हैं। और फिर एक लाइन और लिखना, मंडेला, मंडेला या नौरंगाबाद, मंडेला या नौरंगाबाद डिस्प्यूटेड है भाई, नौरंगाबाद में यह नदी विलुप्त हो जाती है। बाकी इसका कोई ऐसा फैक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मंडेला और नौरंगाबाद में ये नदी विलुप्त हो जाती है, डिसअपियर्स इन मंडेला पब्लिक नौरंगाबाद। ये वाली बात हो गई भाई कौन सी नदी के बारे में, कांतली नदी के बारे में। इतने ही फैक्ट्स हैं। फिर एक नदी और पढ़ लेते हैं आज, इसका नाम क्या है, साबी, या इसी नदी का दूसरा नाम है साहिबी। ये नाम ढंग से देख लेना, साबी है, साबी ब, और इसको क्या बोल देंगे, साहिबी। ये सागी रिवर नहीं है, सागी जैसे गमला है ना, वो नदी कहीं और देखी थी हमने पुराने जमाने में, और ये नदी है साबी, वैसे बदमाश। ठीक है। तो ओरिजिन इस नदी का कहाँ से होता है, इस नदी का ओरिजिन होता है शाहपुरा के सेवर हिल्स से। सेवर हिल्स, शाहपुरा, और ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। यहाँ से ये नदी निकलती है और आगे जाती है, राजस्थान क्रॉस कर देती है। एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहे तो बना लेना, बाकी कोई सेंस है नहीं। ये शाहपुरा के हिल्स से निकलती हुई ये गुड़गांव तक जाती है। क्या हो गया, शाहपुरा हिल्स, शाहपुरा के सेवर हिल्स, सॉरी सेवर शाहपुरा जयपुर है ना। ये नदी ऐसे चलती चलती जो गुड़गांव है, गुड़गांव के प्लेन्स तक जाती है, और वहाँ पे एक नजफगढ़ की झील है, तो उसके अंदर जाके ये विलुप्त हो जाती है। मतलब उसके अंदर अपना पानी उड़ेल देती है, लेकिन उससे पहले ही ये नदी क्या हो जाती है, आजकल विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसका नाम क्या है, इनलैंड रिवर। यानी कि ये यहाँ पे गुड़गांव के प्लेन्स है ना, उसमें ही ये नदी विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको इंग्लैंड की श्रेणी में काउंट किया जाता है। अगर मान लेते हैं कोई नदी स्टार्ट हुई है और वो कोई झील के अंदर जाके गिर रही है, यानी कि पानी कहाँ से आया उस झील के अंदर, वो नदी तो ला रही है, और उसके आगे उस नदी का कुछ है नहीं, तो एक तरीके से उसको नदी का एंड पॉइंट मान सकते हैं। अगर ये पानी जमीन के अंदर चला जाए तो वो इनलैंड कहलाती है। वैसा सा इसके साथ हो रहा है, गुड़गांव प्लेन्स के अंदर ही आके ये नदी विलुप्त हो जाती है। और इस नदी के किनारे एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर है, वो आप मेंशन जरूर करना भाई, एक जोधपुरा सभ्यता करके एक सभ्यता जरूर है। ये कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम, साबी नदी पढ़ रहे हैं। जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता, ये पहले जयपुर में आती थी, लेकिन अब नए जिले बन गए हैं, आपको पता है। तो आप क्या लिखेंगे, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, इसका कैचमेंट एरिया लिखेंगे, यानी कि बहाव क्षेत्र जो भी है, अपवा क्षेत्र। कैचमेंट एरिया क्या लिखेंगे इसके अंदर, जयपुर लिखेंगे, क्योंकि जयपुर के सेवर से ही तो आ रही है। जयपुर के बाद में कोटपुतली बहरोड इससे टूटा था, तो कोटपुतली बहरोड, इंग्लिश में आप कोटपुतली बहरोड लिख लेंगे। फिर उसके बाद में अलवर वाला खैरतल तिजारा,
अगर खैरथल तिजारा ऑप्शन में नहीं है तो अलवर आ जाएगा, खैरथल तिजारा, ये इसका कैचमेंट एरिया है। देखिए जब ये नदी ऐसे तो नॉर्मल नदी है भाई, कोई बढ़िया डेंजरस नदी नहीं है, लेकिन नाम क्या है, साहिब, साहब नहीं है ये, साहिबी है। तो जैसे ही बरसात का मौसम आता ना, ये नदी मचाती है तबाही, साहब नहीं है साहिबी है, इसलिए ये वर्षा ऋतु के टाइम पे क्या मचाती है, तबाही। एक लाइन लिखना इसके बारे में, वर्षा ऋतु में विनाश के लिए प्रसिद्ध है भाई, विनाश, वर्षा ऋतु में विनाश के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी के बारे में लिखा, दिस रिवर इज फेमस फॉर द, दिस रिवर इज फेमस फॉर डिस्ट्रक्शन इन रेनी सीजन, डिस्ट्रक्शन इन रेनी सीजन। इस नदी को, इस नदी को नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं, नजफगढ़ का नाला। दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाला ऑफ नजफगढ़ या नजफगढ़ का नाला। दिल्ली और गुड़गांव में ये नाम फेमस है, तो आपको ये वाली बात और इसके बारे में ध्यान रखनी है। और इसी के साथ में हमारी ये 2-3 एक इनलैंड वाली नदियाँ कंप्लीट होती है। हम अगली क्लास में पूरी ट्राई करेंगे ये इनलैंड रिवर्स ख़त्म करके नदियों के कुछ फैक्ट्स और हैं इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी लंबी है, कौन सी छोटी है, कौन सी नदी का क्या फलाना फीचर है, वो सारी बातें एक जगह पे कंपाइल करके इस नदी को ढंग से कंप्लीट करेंगे हम। फिर उसके बाद में हम झील स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास से। तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, ईमानदार बन के अपने खुद के साथ में, और अपने जो भी हैं जिनको भी आप प्रूव करना चाहते हैं, मेनली गार्जियंस होते हैं या आपके जो भी दोस्त हैं जो आपका भला चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ बढ़िया आप काम आओ, ऐसा आप काम करें, सरकारी नौकरी लगे भाई, आपकी भी लाइफ। देखिए थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो मैं बात बहुत बार रिपीट करता हूँ कि 2-3 महीने पढ़ लोगे, ज़िंदगी भर की सरकारी नौकरी पालोगे। इससे ज़्यादा सस्ती डील क्या है, पढ़ना ही है आपको। कोई ये नहीं बोल रहा कि पत्थर तोड़ो या पत्थर खाओ, है ना, या फिर पत्थर फेंको 10-10 किलोमीटर दूर। सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है ना। इतना सा काम अगर आप करोगे ना, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए एक नौकरी मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी होगी अपनी आजीविका के लिए। ठीक है, तो बेहतर खुद का भविष्य बनाएं, अपने लोगों का भविष्य बनाएं और लोगों के काम आए। पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चीज़ों के साथ में। ठीक है, थैंक यू।